अब इसका चेहरा भी सादा पानी से साफ कर दो। सार्जेंट ने दूसरा हुक्म दिया। फिर उसके हुक्म की तामील कर दी गई। इसे एंटी गैस सुंघा दो। ये बहरहाल ये इमरान का साथी है, सार्जेंट ने कहा। तो चंद लम्हों बाद टाइगर को होश आ गया। उसने इधर उधर देखा तो इमरान को असल शक्ल में रॉड्स में जकड़ा हुआ देखकर चौंक पड़ा। वो सामान जो तुम स्पेशल मार्केट से लाए थे वो कहाँ है? इमरान ने उसके बोलने से पहले ही टाइगर से मुखातिब होकर सवालिया लहजे में कहा तो सार्जेंट बेख्तियार चौंक पड़ा। मेरी निगरानी हो रही थी, इसीलिए मैंने उसे एक महफूज जगह मुंतकिल कर दिया है। ये कौन सी जगह है बास? टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, जगह का तो मुझे इल्म नहीं, अलबत्ता हम पाल एंड सीक्रेट सर्विस के चीफ एजेंट सार्जेंट के मेहमान हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो सामान तुमने कहाँ रखा है? इस बार सार्जेंट ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। कौन सा सामान? टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। वही जो तुमने स्पेशल मार्केट से खरीदा था और जिसकी वजह से स्पेशल पुलिस तुम्हारे पीछे लगी थी, सार्जेंट ने कहा। स्पेशल पुलिस भी मुझसे यही पूछती रही थी, टाइगर ने मुख्तसर सा जवाब दिया। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। क्या मतलब? सार्जेंट ने इमरान को हंसते देखकर हैरत भरे लहजे में कहा। इसका नाम टाइगर है सार्जेंट, और ये मेरा शागिर्द है, समझे? इसका मतलब है कि स्पेशल पुलिस भी इससे यही पूछती रही थी, जिसकी वजह से उसे वहाँ से निकलना पड़ा। और अब तुम भी पूछ रहे हो तो उसे यहाँ से भी निकलना पड़ेगा, इमरान ने खुद ही वजाहत करते हुए कहा। चलो तुम बता दो कि सामान की तफसील क्या है, सार्जेंट ने कहा। मेरी जेब में लिस्ट मौजूद थी, वो अब स्पेशल पुलिस के पास है, उससे मालूम कर लो। वैसे इसमें कोई खास चीज़ नहीं थी, टाइगर ने कहा। अब बेशक तफसील बता दो, सामान से वैसे भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो टाइगर ने तफसील बतानी शुरू कर दी। तो तुमने ये सामान स्टोर में दाखिल होने के लिए मंगवाया था, सार्जेंट ने तवील सांस लेते हुए कहा। हाँ, मेरा ख्याल था कि कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, इमरान ने कहा। रॉजर यकलहत, सार्जेंट ने साथ खड़े आदमी से मुखातिब होकर कहा। यस बास, रॉजर ने कहा। इमरान और टाइगर को तवील बेहोशी के इंजेक्शन लगा दो। अब इसके बाद और कोई सूरत नहीं है, वरना ये लाजमन यहाँ से फरार होने की कोशिश करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि ये दोनों इस चक्कर में मारे जाएं, सार्जेंट ने सर्द लहजे में कहा। यस बॉस, रॉजर ने कहा और मुड़कर अलमारी की तरफ बढ़ गया। तो तुम्हारी तरफ से यही अच्छी मेज़बानी है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मजबूरी है इमरान, कल जब तक टेंडर खुलकर ऐलान नहीं हो जाते तुम्हारा बहरहाल यहाँ रहना ज़रूरी है, वरना तुमसे कोई बाइद नहीं कि तुम बहरहाल आखिरी लम्हे तक कोशिश करते रहो, और किसी लम्हे कुछ भी हो सकता है, सार्जेंट ने कहा। उसी लम्हे रॉजर एक इंजेक्शन उठाए हुए वापस मुड़ा। उसने सुई पर से कैप हटाई और टाइगर के बाजू में सुई घोम दी। सिरिंज में भरा हुआ आधा महलूल टाइगर के जिस्म में उतार कर उसने सुई खींची और फिर आगे बढ़कर उसने यही कार्रवाई इमरान के साथ दोहराई। और चंद लम्हों बाद टाइगर और इमरान दोनों के जिस्म ढीले पड़ते चले गए। इन्हें इसी तरह रॉड्स में जकड़ा रहने दो, इसके बावजूद तुमने जो करना होकर पहरा भी देना है, सार्जेंट ने उठते हुए कहा। और फिर तेजी से मुड़कर कमरे के बाहर चला गया। उसके पीछे उसके साथी भी बाहर चले गए और दरवाज़ा बंद हो गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, इमरान ने मुस्कुराते हुए आंखें खोल दी। वो चूँकि पहले ही कैप्सूल खा चुका था, इसलिए उस पर गैस असर नहीं कर रही थी और ना ही कोई सयाल, अलबत्ता टाइगर बेहोश हो गया था। इमरान ने चंद लम्हे तक इंतज़ार किया, फिर उसके दाएं बाजू की उंगलियां मुड़कर कलाई तक बढ़ी। चंद लम्हों की जदोजहद के बाद उसके हाथ में एक चिपटी और पतली सी खाकी रंग की पतरी मौजूद थी। उसने पतरी का एक कोना उंगलियों की मदद से मोड़ा तो पतरी के सिरे पर जैसे रोशनी सी चमकने लगी। इमरान ने चमकने वाला सिरा जैसे ही राड के साथ लगाया, खटक की आवाज़ के साथ ही उसके जिस्म के गिर्द मौजूद राड्स गायब हो गए। पतरी का चमकने वाला सिरा टाइगर की कुर्सी पर मौजूद राड से लगाया तो खटाक की आवाज़ के साथ टाइगर के जिस्म के गिर्द राड्स भी गायब हो गए। इमरान ने पतरी का कोना दोबारा सीधा किया और फिर पतरी को वापस जेब में डालकर वो अलमारी की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो मुड़ा तो उसके हाथ में एक नीले रंग की लंबी गर्दन वाली शीशी मौजूद थी। उसने शीशी का ढक्कन खोला और शीशी का दहाना टाइगर की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने शीशी हटाई और ढक्कन लगाकर उसने शीशी वापस अलमारी में रख दी। इसके साथ ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे के साथ मौजूद स्विच पैनल पर मौजूद मखसूस बटन ऑफ कर दिए ताकि सार्जेंट इस चक्कर में रहे कि उन्होंने कुर्सियों में जकड़े होने के बावजूद बटन ऑफ कर दिए हैं, क्योंकि इमरान नहीं चाहता था कि वो किसी और पॉइंट पर सोचे। फिर वो टाइगर की तरफ मुड़ा। टाइगर के जिस्म में हरकत के तासुरात उभर आए थे और चंद लम्हों बाद उसने आंखें खोल दी और उसका जिस्म सिमटने लगा। टाइगर, आवाज़ ना निकालना, इमरान ने आहिस्ता से कहा। तो टाइगर बेख्तियार चौंक कर सीधा हो गया। फिर उसने अपने जिस्म को देखा और उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए, लेकिन उसने ज़ुबान ना खोली और फिर वो एक झटके से खड़ा हो गया। हमने यहाँ से इस अंदाज में निकलना है कि कत्लो गारत ना हो, इमरान ने आहिस्ता से कहा और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। सार्जेंट वापस ओरेगा होटल के इस कमरे में पहुंच चुका था जहां उसने अपना आर्जी ऑफिस बनाया हुआ था। अब उसकी पूरी तवज्जो स्टोर के इंतजामात की तरफ थी। इमरान ने उसे जो कुछ बताया था, इस लिहाज से तो यही जाहिर होता था कि इमरान कोई काम दिखाने में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन इसके बावजूद सार्जेंट की छठी हिस्स मुसलसल खतरे का सायरन बजा रही थी। उसे बार बार ये एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर मौजूद है।
लेकिन इस स्टोर के तमाम इंतजामात इस तरह मुकम्मल और फुल प्रूफ थे। इसके आदमी ने तमाम इत्तलात उसे मुहैया कर दी थी कि ना कोई स्टोर में दाखिल हो सकता है और ना ही स्टोर में किसी किस्म की कोई गड़बड़ हुई है, क्योंकि स्टोर में इंसान तो इंसान, अगर कोई मक्खी भी दाखिल हो जाए तब भी खुदकार सायरन बज उठते हैं। लेकिन सार्जेंट जानता था कि किसी तरह वो कंफर्म हो सके कि पाकिस्ता के रेट्स तो तब्दील नहीं हुए, लेकिन इस कंफर्मेशन का कोई तरीका उसे नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि स्टोर में कोई दाखिल ही नहीं हो सकता था। वो कमरे में बैठा यही सब सोच रहा था कि अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी और सार्जेंट ने रिसीवर उठा लिया। ये सार्जेंट बोल रहा हूँ, सार्जेंट ने तेज़ लहजे में कहा। डेविड बोल रहा हूँ बास। एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी तो सार्जेंट बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि डेविड स्टोर के इन गार्ड्स में एक ही जगह लिए हुए था जो स्टोर की बैरूनी हिफाजत पर थे। और डेविड, तुम कैसे कॉल की हैं? सार्जेंट ने चौंक कर पूछा। बास, टेंडर्स की चेकिंग हो रही है और मैं भी साथ ही स्टोर के अंदर जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँ कोई खास काम जो मैंने करना हो। दूसरी तरफ से कहा। क्या? तो सार्जेंट बेख्तियार उछल पड़ा। कौन कर रहा है चेकिंग? सार्जेंट ने हैरत भरे लहजे में कहा। वजारत का कोई बड़ा ऑफिसर आ रहा है। फाइनल चेकिंग के लिए 7 मुसल्लह गार्ड्स होंगे। डेविड ने कहा। तुमने अच्छा किया कि मुझे कॉल कर लिया। सुनो, पूरी तरह होशियार रहना। तुमने खास तौर पर पाकिस्ता के टेंडर को चेक करना है कि उसे तब्दील तो नहीं किया गया। सार्जेंट ने कहा। लेकिन बास, मैं कैसे चेक करूंगा कि उसे तब्दील किया गया है या नहीं? मुझे तफसील से समझाएं। दूसरी तरफ से डेविड ने कहा। बड़ा आसान तरीका है। इस पर मौजूद मोहरें और सीलें वगैरह तुमने गौर से देखनी हैं, खास तौर पर स्टाम्प हुकूमत की वसूली की मोहर को, क्योंकि अपनी मोहरें तो लगाई जा सकती हैं लेकिन वसूली की मोहर और उस पर तारीख वही पुरानी होनी चाहिए। सार्जेंट ने कहा। यस बास, अब मैं चेक कर लूँगा। डेविड ने कहा। अगर उन्हें लिफाफों से निकाल कर जमा किया जाए, फिर तुमने ये मालूम करना है कि पाकिस्ता के टेंडर में पहले आइटम के रेट्स क्या हैं। और बास, सार्जेंट ने कहा। यस बास। दूसरी तरफ से डेविड ने कहा। मुझे बाद में कॉल करके फ़ौरन रिपोर्ट देना। सार्जेंट ने कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे की शदीद इंतज़ार के बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो सार्जेंट ने लपक कर रिसीवर उठा लिया। ये सार्जेंट बोल रहा हूँ, सार्जेंट ने तेज़ लहजे में कहा। डेविड बोल रहा हूँ बास। दूसरी तरफ से डेविड की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, क्या रिपोर्ट है? सार्जेंट ने इंतहाई इश्तियाक भरे लहजे में कहा। बास, तमाम मुल्कों के लिफाफे खोलकर इनमें मौजूद रेट्स को लिफाफों समेत फ़ाइलों में लगाया गया है और फिर ये फ़ाइलें इकट्ठी करके एक अलमारी में रख दी गई हैं और इस अलमारी को इस बड़े अफसर ने सील कर दिया है। अब ये अलमारी कल खुलेगी और इससे फ़ाइलें निकालकर इजलास रूम में ले जाई जाएंगी, जहां रेट्स का ऐलान होगा। फिर कामयाब होने वाले मुल्क के बारे में बताया जाएगा और चीफ सेक्रेटरी साहब खुद इस सौदे के बारे में ऐलान करेंगे। डेविड ने कहा। क्या तुमने पाकिस्ता के रेट्स देखे थे? सार्जेंट ने बड़े इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। यस सर, मैंने खास तौर पर कोशिश की थी। वैसे पहले आइटम का रेट ही देख सका हूँ क्योंकि इस अफसर ने रेट्स चेक ही नहीं किए। डेविड ने कहा। क्या रेट है? जल्दी बताओ लेकिन दुरुस्त बताना। सार्जेंट ने कहा तो डेविड ने दूसरी तरफ से रेट बता दिया और सार्जेंट के मुंह से बेख्तियार आवाज़ निकल गई, क्योंकि उसे काफिरिस्तान और पालैंड दोनों के पहले आइटम के रेट मालूम थे। पालैंड तो पालैंड, काफिरिस्तान के रेट्स भी पाकिस्ता के रेट से कम थे। गुड, तुमने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। वेरी गुड, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि सुबह तक कोई भी गड़बड़ हो तो मुझे तुमने इत्तला ज़रूर देनी है। अब तुम्हारी ड्यूटी सुबह तक है ना? सार्जेंट ने कहा। यस बास, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, सार्जेंट ने कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। लेकिन उसी लम्हे फ़ोन की घंटी फिर बज उठी तो उसने एक हाथ बढ़ाकर रिसीवर रख दिया। यस सार्जेंट बोल रहा हूँ, सार्जेंट ने कहा। रॉबर्ट बोल रहा हूँ, सार्जेंट। दूसरी तरफ से बास की आवाज़ सुनाई दी तो सार्जेंट बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ बास, आप? सार्जेंट ने कहा। हाँ, मुझे अभी इत्तला मिली है कि टेंडर खुलने की तारीख कम कर दी गई है और कल टेंडर खुल रहे हैं, जबकि तुमने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी इमरान के सिलसिले में। दूसरी तरफ से पालैंड सीक्रेट सर्विस की चीफ ने संजीदा लहजे में कहा। बास, इमरान और उसके एक साथी को हमने गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त वो हमारे अड्डे में बेहोश पड़े हैं। तवील बेहोशी के इंजेक्शन उन्हें लगा दिए गए हैं। उन्हें कल इस वक्त तक बेहोश रखा जाएगा जब तक कि टेंडर का बाकायदा सरकारी ऐलान नहीं हो जाता। वैसे इमरान ने अपने तौर पर स्टोर में दाखिल होने की कोशिश की थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका था। सार्जेंट ने कहा। ओ, इसका मतलब है कि इमरान काम कर रहा है। मुझे पूरी तफसील बताओ। रॉबर्ट ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा। तो सार्जेंट ने शुरू से लेकर अब तक डेविड की तरफ से मिलने वाली पूरी इत्तला दे दी। फिर तो ये बात तय हो चुकी है कि कल ये सौदा पालैंड के हक में हो जाएगा। रॉबर्ट ने मुसरत भरे लहजे में कहा। यस बास, सार्जेंट ने कहा। ओके, गुड लक, रॉबर्ट ने कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो सार्जेंट ने भी इत्मीनान का सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान था, लेकिन अभी उसे रिसीवर रखे कुछ ही देर हुई होगी कि फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी और सार्जेंट ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यह सार्जेंट बोल रहा हूँ, सार्जेंट ने कहा। रॉजर बोल रहा हूँ बास, पॉइंट 3 से। दूसरी तरफ से रॉजर की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ? तुम्हारे लहजे में परेशानी है? सार्जेंट ने चौंक कर पूछा। बास, इमरान और उसका साथी फरार हो गए हैं। दूसरी तरफ से कहा गया तो सार्जेंट बेख्तियार उछल पड़ा।
फरार हो गए हैं? वो कैसे? वो तो बेहोश थे। सार्जेंट ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। यस बॉस, आपके सामने मैंने उन्हें इंजेक्शन लगाए थे, इसीलिए हम सब मुतमईन थे। फिर अचानक मैं ऑफिस में बैठे बैठे बेहोश हो गया। अब मुझे होश आया है तो मैंने चेकिंग की है। पॉइंट 3 के सब अफराद इसी तरह अचानक बेहोश हो गए थे, जबकि इमरान और उसका साथी गायब हैं। बाकायदा स्विच बोर्ड के बटन ऑफ हैं। रॉजर ने कहा। ओह वेरी बैड, ये कैसे हो सकता है कि वो बेहोशी के आलम में और रार्स में जकड़े होने के बावजूद बटन ऑफ करके रहा हो जाए और खुद ही होश में आ जाए? नहीं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। ज़रूर कोई गद्दार है, सार्जेंट ने कहा। बास, मेरे अलावा आस्कर और जैकब हैं पॉइंट 3 पर, और ये दोनों बहरहाल इंतहाई काबिल एतमाद आदमी हैं। रॉजर ने कहा। हाँ है तो काबिल एतमाद, लेकिन फिर ये सब कैसे हो गया? सार्जेंट ने कहा। बास, मेरी तो अपनी कुछ समझ में नहीं आ रहा। रॉजर ने कहा। ओके ठीक है, बहरहाल उनकी तलाश जारी रखो, काले ऐलान होने तक वो कुछ भी कर सकते हैं, सार्जेंट ने कहा, और उसके साथ ही उसने एक झटके से रिसीवर रख दिया। उसके जहन में इमरान का फिक्रा बार बार गूंज रहा था कि वो आखिरी लम्हे तक जद्दोजहद करने का कायल है, लेकिन जाहिर है वो फौरी तौर पर सवाए सब्र की और क्या कर सकता था। टाइगर रेम्बो कॉलोनी की एक कोठी के कमरे में बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहा था। वो रात को पलायन सीक्रेट सर्विस के अड्डे से फरार हुए थे और इमरान ने इस अड्डे के फ़ोन से ही किसी को कॉल करके इस कोठी का बंदोबस्त किया था, जबकि कोठी के तमाम अफराद बेहोश पड़े थे। इमरान के पास बेहोश कर देने वाली गैस के कैप्सूल मौजूद थे, जिसके ज़रिए उसने वहां गैस फैलाई और फिर अड्डे पर मौजूद 3 अफराद को बेहोश करके वो इत्मीनान से वहां कमरों में घूमते फिरते रहे। इमरान और टाइगर ने वहीं लिबास भी तब्दील किए और नया मेकअप भी कर लिया। इसके बाद जब कोठी का इंतजाम हो गया तो इमरान टाइगर समेत वहां से निकला और वो दोनों सीधे इस कोठी में पहुंच गए। टाइगर के पूछने पर इमरान ने बताया कि वो सामान के बावजूद स्टोर में दाखिल नहीं हो सका था, क्योंकि गटर का वो दहाना जो इस स्टोर में खुलता था उसे भी इस अंदाज में सील कर दिया गया था कि इसे किसी सूरत खोला नहीं जा सकता था, और अगर ज़बरदस्ती खोला जाता तो जाहिर है सायरन बज उठते और फिर वो कुछ भी ना कर सकता था। वो दानिस्ता सार्जेंट के आदमियों के साथ उसके अड्डे पर गया था ताकि सार्जेंट और उसके साथियों की तसल्ली हो जाए कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस उनके मुकाबले में नाकाम रही है, वरना वो उसे मजीद काम ना करने देते। फिर इमरान उसे आराम करने का कहकर खुद कोठी से चला गया था और अब सुबह के 9 बज गए थे, लेकिन अभी तक इमरान की वापसी नहीं हुई थी। यही वजह थी कि उसे अब बेचैनी सी महसूस हो रही थी। अभी वो सब कुछ सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए कि अचानक उसे फाटक खुलने की आवाज़ सुनाई दी और टाइगर चौंक कर तेजी से कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने इमरान को बरामदे से ऊपर आते देखा तो उसने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। अरे क्या हुआ? क्या रात भर मच्छर काटते रहे हैं तुम्हें? इमरान ने उसका सुता हुआ चेहरा देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपकी वजह से परेशान था बास, टाइगर ने उसके पीछे चलते हुए कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। क्यों, भूख ज़्यादा लग गई थी? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो टाइगर बेख्तियार हंस। बास, मुझे मिशन की फ़िक्र थी। आपने खुद ही तो बताया था कि स्टोर में दाखिल होने का कोई रास्ता, कोई तरीका नहीं है, और आज बहरहाल टेंडर खुलने हैं, टाइगर ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तो क्या हुआ? स्टोर में दाखिल हुए बगैर भी तो मिशन मुकम्मल किया जा सकता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ बास, तो किस तरह? टाइगर ने चौंक कर पूछा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कोशिश जारी है। अगर कामयाब हो गई तो वाह वाह, वरना फिर हाय हाय। आज 11 बजे टेंडर खुलने हैं और मैंने पाकिस्तानी सफारत खाने के जरिए पासिस का इंतज़ाम कर लिया है और हम इस खसूसी इजलास में शरीक होंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या हम असल शक्लों में जाएंगे? टाइगर ने पूछा। हाँ, इमरान ने जवाब दिया। बास, वो सार्जेंट और उसके आदमी हमें तलाश कर रहे होंगे, टाइगर ने कहा। वो सारी रात कोशिश करते रहे हैं, अब वो क्या कर लेंगे? वैसे सार्जेंट और उसके आदमी दोनों निकम्मे लोग हैं, कम से कम कुर्सियों पर जकड़ने से पहले हमारी तलाशी तो ले लेते। अगर वो ऐसा कर लेते तो हम अब भी उनके ही मेहमान होते, इमरान ने कहा। और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। तुम ऐसा करो कि मेकअप वगैरह साफ़ करके और गुस्ल वगैरह करके तैयार हो जाओ, मैं ज़रा कुछ देर आराम कर लूँ, फिर मैं भी तैयार हो जाऊँगा। इसके बाद टेंडर्स का रिजल्ट मालूम करने चलेंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। वो इमरान के इत्मीनान और सुकून को देखते हुए समझ गया था कि इमरान अपने मकसद में कामयाब हो चुका है, वरना वो किसी सूरत भी इस इजलास में शरीक ना होता। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि इमरान ने आखिर क्या चक्कर चलाया है, और जाहिर है इमरान अभी बताने के मूड में नहीं था। और टाइगर जानता था कि जब तक इमरान खुद कुछ ना बताए उससे कुछ पूछना सवाए हमाकत के और कुछ नहीं है, इसलिए वो खामोश रहा। बहरहाल उसे दिली तौर पर इत्मीनान हो गया था कि अब ये सौदा बहरहाल पाकिस्तान के हक़ में हो जाएगा। सार्जेंट ने अपने साथियों की मदद से पूरी रात स्टोर की निगरानी करने में गुजार दी थी। उसके साथी स्टोर के चारों तरफ फैली इमारतों में इस जगह मौजूद थे जहां से वो मुसलसल स्टोर और उसके इर्द गिर्द के इलाकों को नाइट टेलीस्कोप्स की मदद से चेक करते रहे थे, जबकि डेविड जो अंदर ड्यूटी पर मौजूद था उससे भी सार्जेंट का मुसलसल राब्ता रहा था, और उससे डेविड ने ही बताया था कि सुबह 8 बजे स्टोर में से फ़ाइलें निकालकर चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचा दी जाएंगी और फिर 11 बजे ये फ़ाइलें चीफ सेक्रेटरी की तहवील में रहेंगी।
और सौदे का ऐलान भी चीफ सेक्रेटरी नहीं करना है। इमरान और उसके साथी के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका था, लेकिन अब उससे उनकी तरफ से ज़्यादा फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो अब चाहें भी तो कुछ नहीं कर सकते थे। इस वक्त 9 बजने वाले थे और उसे डेविड की तरफ से आखिरी रिपोर्ट का इंतज़ार था। उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस सार्जेंट बोल रहा हूँ, सार्जेंट ने कहा। डेविड बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से डेविड की आवाज़ सुनाई दी। बॉस स्टोर से फाइलें निकालकर चीफ सेक्रेटरी तक पहुँचा दी गई हैं। डेविड ने कहा, क्या तुम भी साथ थे या नहीं? सार्जेंट ने पूछा। मैं साथ रहा था बॉस। मेरे सामने इस अफसर ने अलमारी की सील खोली, फाइलें निकाल कर एक बैग में रखी और बैग सील कर दिया। फिर वो बैग लेकर वहाँ से सीधा चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस पहुँचा। मैं भी बतौर बॉडीगार्ड पीछे गाड़ी में था। चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में पहुंचकर इस अफसर ने वो सीलशुदा बैग चीफ सेक्रेटरी की तहवील में दिया, उनसे कॉपी पर दस्तखत लिए और इसके बाद वो वापस आ गया और मुझे भी फारिग कर दिया गया। अब मैं फारिग होकर आपको कॉल कर रहा हूँ। डेविड ने कहा, गुड, ठीक है, अब तुम आराम करो। सार्जेंट ने इत्मीनान भरा तवील सांस लेते हुए कहा और इसके साथ ही उसने क्रैडल दबाया और फिर टून आने पर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, दूसरी तरफ से चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस पालैंड रॉबर्ट की महसूस आवाज़ सुनाई दी। सार्जेंट बोल रहा हूँ बास कीना से। सार्जेंट ने कहा, हाँ क्या हुआ? दूसरी तरफ से रॉबर्ट ने चौंक कर पूछा तो सार्जेंट ने होने वाले तमाम वाक़यात की तफसील बता दी। ओ, इमरान और उसके साथी कैसे निकल गए? बास ने परेशान होते हुए कहा, ये बात अभी तक तो मेरी समझ में नहीं आई। बहरहाल मैं इसके बाद तहकीक करूँगा। फ़िलहाल चूँकि इसका वक्त और मौका नहीं था, इसलिए मैंने इस पर तवज्जो नहीं दी। अलबत्ता मैं इमरान और उसके साथी की तरफ से पूरी तरह मुहतात और चौकन्ना ज़रूर रहा हूँ। सार्जेंट ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी रिपोर्ट बता रही है कि इस बार इमरान का दाव नहीं चल सका। रॉबर्ट ने कहा, यस बास, अब ये बात हतमी हो चुकी है। सार्जेंट ने मुसरत भरे लहजे में कहा, गुड शो, कहीं ये शैतान नाकाम हुआ। चीफ सेक्रेटरी तक वो नहीं पहुँच सकता, क्योंकि स्टाम के चीफ सेक्रेटरी अपनी ईमानदारी और बेलचक असूल पसंदी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। रॉबर्ट ने कहा, यस बास, इसीलिए तो मुझे इत्मीनान हो गया है। डेविड ने जो पहला रेड हुदा अपनी आंखों से देखा था, उससे मैं पूरी तरह मुतमईन हो गया था। और अब उसके सामने वो अलमारी खोली गई, फाइलें बैग में रखी गई, उन्हें सील किया गया और फिर जब उन्हें चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचा दिया गया तो इस वक्त भी डेविड साथ था। सार्जेंट ने कहा, हाँ ठीक है, इसके बावजूद न जाने क्या बात है कि इस शैतान के बारे में यकीन नहीं आता कि वो नाकाम रहा होगा। बहरहाल अब तो कोई ज़्यादा वक्त नहीं रहा, सब कुछ सामने आ जाएगा। रॉबर्ट ने जवाब दिया, बास, मैं इस तिजारती इजलास में खुद शामिल होना चाहता हूँ। आप पालैंड के सफ़ीर साहब से कहकर मेरे और रॉजर के पास का बंदोबस्त करा दें। सार्जेंट ने कहा, हाँ तुम्हारा ये हक है, तुमने इस पर काम किया है, अब आखिरी फैसला भी तुम्हारे सामने ही होना चाहिए। मैं सफ़ीर साहब को कह देता हूँ, तुम 10 मिनट बाद उन्हें फ़ोन कर लेना, बंदोबस्त हो जाएगा। रॉबर्ट ने कहा, ओके बास, थैंक यू। सार्जेंट ने कहा और फिर एक तवील सांस लेकर उसने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर अब इंतहाई मुसरत भरे इत्मीनान के आसार नुमाया थे। इमरान और टाइगर ने कार वज़ारत तिजारत सेक्रेटेरिएट की वसी पार्किंग में रोकी और फिर वो दोनों नीचे उतर आए। वो दोनों अपनी असल शक्लों में थे और इन दोनों ने सूट पहने हुए थे। अभी उन्होंने पार्किंग बॉय से पार्किंग कार्ड लिया ही था कि एक स्याह रंग की कार उनके करीब आकर रुकी और इमरान जैसे ही मुड़ा उसने कार में से सार्जेंट को नीचे उतरते हुए देखा। अरे वाह, हमारे मेज़बान भी तशरीफ़ ले आए हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सार्जेंट बेख्तियार चौंक कर इमरान को देखने लगा। और तुम भी शायद इजलास में शरीक होने आए हो। वैसे तुम बता सकोगे कि मेरे आदमियों में से कौन तुम्हारा साथी था? सार्जेंट ने होंठ चबाते हुए कहा, मेरा साथी तो मेरे साथ है, टाइगर इसका नाम है। जहाँ तक तुम्हारे आदमियों का ताल्लुक है, माफ़ करना, अभी वो इस काबिल नहीं हुए कि मेरे साथी बन सकें। उन्हें अभी इतनी तरबियत नहीं दी गई कि जब किसी बेहोश आदमी को उठाकर लाया जाए और फिर उन्हें रार्स में जकड़ा जाए तो पहले उसकी तलाशी ली जाती है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, ओ तो ये बात है, लेकिन तुम्हें तो मेरे सामने तवील बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया था, फिर तुम खुद बहुत कैसे होश में आ गए? सार्जेंट ने कहा। वो अब ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे जहां बैनुल अक़वामी टेंडर्स खुलने थे। रॉजर खामोशी से उनके पीछे आ रहा था, अलबत्ता उसका चेहरा सुता हुआ था, जबकि टाइगर के चेहरे पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट मौजूद थी। मुझे पहले से मालूम था कि तुम और तुम्हारे आदमियों ने लामहला स्टोर के गिर्द पकटिंग कर रखी होगी और तुम मुझे बेहोश करके ही कहीं ले जाओगे, इसीलिए मैंने पेश की 2 कैप्सूल अपने मैदे में उतार लिए थे, जिनके असरात की वजह से बेहोशी की गैस या इंजेक्शन वगैरह असर नहीं करते। इमरान ने कहा, ओ तो इसका मतलब है कि जब तुम्हें रोड साइड कैफ़े से उठाया गया था इस वक्त भी तुम होश में थे, तो क्या तुम जानबूझकर गिरफ्तार हुए थे? क्यों? सार्जेंट ने हैरत भरे लहजे में कहा, ताकि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को यकीन आ जाए कि हम बेचारे सीधे साधे लोग हैं, एक पसमानदा मुल्क के रहने वाले, जहाँ से तुम जब चाहो और जो चीज़ चाहो उड़ा लो। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या तुम इस इजलास में शिरकत करोगे? सार्जेंट ने अचानक रुक कर कहा, हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कामयाबी पर तुम्हें मुबारकबाद दे सकूँ। पालैंड ने वाकई थ्रेड बॉल के सौदे के हसूल पर बड़ी मेहनत की है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सार्जेंट के चेहरे पर यकलहत परेशानी के तासुरात उभर आए। इमरान, मुझे साफ साफ बता दो कि तुमने कोई चक्कर तो नहीं चलाया, अगर चलाया है तो कैसे? सार्जेंट ने कहा,
अरे अरे कैसा चक्कर, तुम हाँ वहम में पड़ गए हो। वैसे मैंने कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि हर कोशिश कामयाबी से हमकनार हो सके। अलबत्ता इस बात पर हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, वो चाहे तो इंसानी कोशिशों को शर्फ़ कामयाबी बख्श दे। इमरान ने कहा और फिर तेज़ी से इजलास रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जहाँ मुसल्लह गार्ड्स मौजूद थे। इमरान ने अपना और टाइगर का कार्ड उन्होंने दिया तो उसने इन पर मोहर लगाई और कार्ड उन्हें वापस देकर दरवाज़ा खोल दिया और वो दोनों इस वसी और इस हॉल में दाखिल हो गए। हॉल में टेंडर्स में हिस्सा लेने वाले ममालिक के लिए लहदा इंतजाम किए गए थे और हर मुल्क के पोर्शन के साथ उस मुल्क का झंडा भी लहरा रहा था। पाकिस्तान के तिजारती अताशी नवाजिश अली शाह साहब अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे थे। इमरान सफ़ीर की मदद से तिजारती अताशी से फ़ोन पर बात कर चुका था, इसलिए वो सीधा तिजारती अताशी की तरफ बढ़ता चला गया। मेरा नाम अली इमरान MSCDS से आक्सन है, इमरान ने करीब जाकर बड़े मासूम से लहजे में कहा तो तिजारती अताशी साहब उठ खड़े हुए। ओ तो वो आप हैं। मुझे सफ़ीर साहब ने बताया है कि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है और आप चीफ़ के नुमाइंदा हसूसी हैं और चीफ़ के इख्तियारात पाकिस्तान के सदर साहब से ज़्यादा हैं। अधेड़ उम्र तिजारती अताशी ने खड़े होकर इंतहाई मोतबाना लहजे में कहा, जी हाँ, चीफ़ के इख्तियारात वाकई ऐसे ही हैं, लेकिन मैं तो किराए का सिपाही हूँ। अलबत्ता जब चीफ़ साहब का मूड आ जाए तो वो अपने इख्तियारात मुझे आर्जी तौर पर सौंप देता है और इस वक्त भी ऐसा ही है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो मुसाफिया करके तिजारती अताशी के साथ बैठ गया। लेकिन इस तिजारती सौदे में सीक्रेट सर्विस का क्या दखल हो सकता है? ये तो खालिस्तान तिजारती सौदा है, तिजारती अताशी ने हैरत भरे लहजे में कहा। आप ये बताएं कि अगर टेक्सटाइल धागे, मेरा मतलब है टेक्सटाइल थ्रेड बॉल का ये सौदा पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, करोड़ों डॉलर्स का फ़ायदा होगा इमरान साहब, और मुल्की माशियत पर उसके इंतहाई खुशगवार असरात पड़ेंगे। ये बहुत बड़ा सौदा है, नवाज़िश अली साहब ने कहा। फिर आपने इस सिलसिले में क्या कोशिश की है? इमरान ने कहा तो नवाज़िश अली बेइख्तियार चौंक पड़ा। कोशिश क्या मतलब, मैं क्या कर सकता हूँ? बतौर तिजारती अताशी मैंने सिफारत खाने के ज़रिए इस सौदे की तफसीलात बर वक्त हुकूमत पाकिस्तान तक पहुँचा दी। अब रेट्स और टेंडर्स बनाना तो इनका काम है, और अगर वो सील बंद आता है और टेंडर आ चुका है, अब उसका ऐलान होगा। अगर हमारे रेट्स कम हुए तो सौदा हमें मिल जाएगा, वरना नहीं, नवाज़िश अली ने जवाब दिया। वैसे आमतौर पर रेट्स किसके कम होते हैं? इमरान ने कहा, काफिरिस्तान की जनाब, वो लोग इस बारे में बहुत काम करते हैं। इस किस्म के ज़्यादा सौदे उनके हक़ में ही निकलते हैं। इस बार भी यही सब कह रहे हैं कि ये सौदा काफिरिस्तान के हक़ में हो जाएगा, नवाज़िश अली ने कहा। इसकी वजह? इमरान ने कहा, अब मैं आपको क्या बताऊं जनाब, अपने ही मुल्क की बदनामी होती है। बात यह है कि रेट्स तैयार करने वाले अफसरान काफिरिस्तान के अफसरान से जो रिश्वत लेते हैं और जानबूझकर ऐसे रेट्स दे देते हैं जिनकी वजह से काफिरिस्तान कामयाब हो जाता है, नवाज़िश अली ने जवाब दिया। आपने इस सिलसिले में आला हुकाम को रिपोर्ट्स दी हैं? इमरान ने पूछा। मेरे पास सबूत ही नहीं होता, सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? नवाज़िश अली ने बेबसी से कांधे उचकाते हुए कहा, क्या पोलैंड ऐसे सौदों में शरीक होता रहता है? इमरान ने कहा, ओ नहीं, टेक्सटाइल थ्रेड बॉल में एशिया और खसूसन काफिरिस्तान का अब तक मुकाबला रहा है। यूरोप वाले रेडीमेड कपड़े के सौदे में हिस्सा लेते हैं, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से पोलैंड ने थ्रेड बॉल की सप्लाई में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है, क्योंकि इस तरह ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है और फिर में इसमें एक लिहाज से मुकाबलाबाजी भी बेहद कम है। इस बार वो पहली बार इस बड़े सौदे में टेंडर दे रहा है, नवाज़िश अली ने जवाब दिया। इमरान ने कहा, आपने ये नहीं बताया कि सौदे में आपकी शिरकत का क्या मकसद है? नवाज़िश अली ने कहा, चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस को कहीं से इत्तलात मिली थी कि पोलैंड इस सौदे को हासिल करने के लिए गलत किस्म की कार्रवाइयों में मसरूफ़ है, जबकि चीफ चाहता है कि सब कुछ ठीक हो। इसलिए उसने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं चेक कर सकूँ कि क्या हो रहा है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी गलत कार्रवाइयाँ जनाब? नवाज़िश अली ने हैरान होकर कहा, ये तो मुझे मालूम नहीं है। अलबत्ता ये मालूम हुआ है कि चूँकि इस बार चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस खुद इस सौदे में दिलचस्पी ले रहा है, इसीलिए यकीनन इस बार पाकिस्तान के रेट सबसे कम होंगे और सौदा बहरहाल पाकिस्तान के हक़ में हो जाएगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, खुदा करे जनाब ऐसा ही हो, नवाज़िश अली ने जवाब दिया। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी साहब तशरीफ़ लाए और फिर बैग की सील सबके सामने खोली गई और वहाँ मौजूद बड़ी सी स्क्रीन पर सब मुल्कों के रेट्स को मखसूस मशीन के ज़रिए ओपन किया गया और टाइगर इस वक्त बेइख्तियार उछल पड़ा। जब पाकिस्तान की कामयाबी का ऐलान कर दिया गया, पाकिस्तान के रेट्स सबसे कम थे, इससे ज़्यादा रेट्स पोलैंड और इसके बाद दूसरे नंबर पर ज़्यादा रेट्स काफिरिस्तान के थे। इसके बाद दूसरे ममालिक के हॉल में शोर समझ गया, जबकि इमरान के चेहरे पर इंतहाई पुरसकून मुस्कुराहट थी, जबकि सार्जेंट और उसका साथी रॉजर का चेहरा देखने वाला हो रहा था। लेकिन जाहिर है वो अब कुछ भी नहीं कर सकते थे सवाए बेबसी से होंठ काटने के, और वो वाकई मुसलसल बेबसी से होंठ काटने में मसरूफ़ थे। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक ज़ीरो एहतरामन उठ खड़ा हुआ। बैठो, इमरान ने सलाम दुआ के बाद कहा और खुद भी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। इमरान साहब मुबारक हो, आपकी कोशिशों की वजह से पाकिस्तान ने आखिरकार ये सौदा हासिल कर लिया। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, हाँ, लेकिन तुम सुनाओ कि सफदर ने कोई तहकीक की है कि पाकिस्तान के बारी रेट्स किस ऑफिसर ने बनाए थे? इमरान ने कहा,
जी हाँ, और मैंने फ़ाइल सर सुल्तान को भिजवा दी है। इसके खिलाफ यकीनन सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन आप बताएं वहाँ क्या हुआ है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। पालैंड सीक्रेट सर्विस के चीफ एजेंट सार्जेंट अपने पूरे सेक्शन समेत वहां मौजूद था और सच्ची बात यह है कि स्टाम हुकूमत ने इन टेंडरों की हिफाजत का इंतहाई फुल प्रूफ बंदोबस्त किया हुआ था। एक बार तो मुझे नाकामी का लफ्ज़ आंखों के सामने नाचता हुआ नजर आया, लेकिन तुम्हें मालूम है कि आखिरी लम्हे तक कोशिश फ़र्ज होती है। चुनाचे मैंने कोशिश जारी रखी और ये काम हो गया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन कैसे? कुछ तफसील तो बताएं। ये शायद आपका पहला केस है जिसमें मुझे सिरे से किसी बात की इत्तला ही नहीं मिली। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। अरे अब तुम चेक देने से भी साफ इनकार ना कर देना। बड़ी जान तोड़ कोशिश करनी पड़ी है, फिर रास्ते में टाइगर भी मेरा सर खाता रहा है कि मैंने आखिर क्या किया है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, चेक की बात बाद में होगी, पहले आप तफसील तो बताएं। ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इमरान ने स्टोर में गटर के रास्ते दाखिल होने की कोशिश की और फिर टाइगर और अपने सार्जेंट के ग्रोह के हाथों गिरफ्तार होने और फिर वहाँ से फ़रार होने की सारी तफसील बता दी। और फिर आपने ये मिशन मुकम्मल कैसे कर लिया? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम सोचो कि मुझे क्या करना चाहिए था? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने चीफ सेक्रेटरी को घेरा होगा, और क्या हो सकता है? ब्लैक ज़ीरो ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, और नहीं, फिर तो मुकम्मल तौर पर लुटिया ही डूब जाती। इस टाइम का चीफ सेक्रेटरी तो सर सुल्तान और डैडी से भी ज़्यादा असूल पसंद है। इमरान ने कहा। तो फिर ब्लैक ज़ीरो ने कहा, असल मसला ये था कि पाकिस्तान ने टेंडर्स पहले ही भिजवा दिए थे और वहाँ जिस रोज़ टेंडर पहुँचते हैं इसी रोज़ चीफ सेक्रेटरी साहब इसी लिफाफे पर मोहर लगा देते हैं और तारीख डालकर इस पर दस्तखत करते हैं। अब अगर वो लिफाफा तब्दील करता तो चलो पाकिस्तान की मोहरें तो उस पर लग सकती थी, लेकिन चीफ सेक्रेटरी की ज़ाती मोहर में कहाँ से लाता? इसलिए मैं इंतज़ार में था कि तारीख करीब आए तो मामला हल हो सके। फिर अस्टाम हुकूमत ने होती तारीख में कमी करके मेरा मसला हल कर दिया। इमरान ने कहा, वो कैसी? तारीख में कमी से आपका मसला कैसे हल हो सकता है? ब्लैक ज़ीरो ने और ज़्यादा हैरान होते हुए कहा, अच्छा अब तुम्हें असल बात बतानी ही पड़ेगी ताकि चेक का स्कोप बन सके। अब क्या किया जाए? इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार हंस पड़ा। असल बात यह है कि जिस रोज़ टेंडर खुलने होते हैं इससे पहले तमाम टेंडर्स को लिफाफों से निकाल कर फाइलों में लगा दिया जाता है और फिर ये फाइलें चीफ सेक्रेटरी को पेश कर दी जाती हैं। वो इन लिफाफों पर अपनी मोहरें और दस्तखत चेक करता है और तसल्ली करके फ़ाइलें लेकर इनको सील कर दिया जाता है। फिर वो सबके सामने खोलता है। इसीलिए मुझे इस बात का इंतज़ार था। काफिरिस्तान के रेट्स मुझे मालूम थे और लामहला पालैंड वालों ने 10-15% कम रेट्स रखे होंगे, जबकि मार्जिन 400% से भी ज़्यादा था। चुनाचे मैंने दूसरे रेट्स वैसे ही कागज़ पर तैयार कर लिए जो कि काफिरिस्तान से 25% कम थे। अब मसला ये था कि सिर्फ वो कागज़ इस कागज़ से तब्दील करना था जो पहले लिफाफे में था। चुनाचे मैंने इस ऑफिसर के बारे में मालूमात हासिल की और फिर मुझे इस बारे में मालूम हो गया, लेकिन वो पहले ही फाइलें तैयार करके उन्हें अलमारी में रख कर सील कर चुका था। बहरहाल इस रात ऑफिसर को अगवा कर लिया गया और उसकी जगह मैंने खुद ले ली क्योंकि वो मेरी ही कदोकामत का था। फिर मैंने खुद ही जाकर अलमारी से फाइलें निकाली, उन्हें बैग में रखा और कार में बैठकर चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस की तरफ चल पड़ा। फिर रास्ते में वो कागज़ तब्दील कर दिया गया। इसके बाद वो फाइलें मैंने चीफ सेक्रेटरी के हवाले कर दी। उन्होंने चेक करके अपनी तहवील में ले ली और फिर मैं वापस इस जगह पहुँच गया जहाँ फ़ॉरेन एजेंट इस ऑफिसर को रखे हुए था। उसे होश में लाकर सब कुछ बता दिया गया। पहले तो उसने बहुत शोर मचाया, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि उसे हलाक भी किया जा सकता है तो वो सीधा हो गया। वैसे अब वो कुछ ना कर सकता था क्योंकि वो अगर कोई रिपोर्ट करता तो चीफ सेक्रेटरी उससे नौकरी से मुअत्तल भी करा सकता था और उसे नाअहली की बिना पर सज़ा भी हो सकती थी। और वैसे भी इस्लाम हुकूमत को बहरहाल इससे दिलचस्पी नहीं थी कि किस मुल्क के रेट्स मंजूर होने हैं, क्योंकि उन्हें तो बहरहाल कानून के मुताबिक कम रेट्स ही चाहिए थे। इसीलिए वो ऑफिसर खामोश हो गया और फिर खामोशी से उसे उसके ऑफिस पहुंचा दिया गया। बस इतनी सी बात है और थ्रेड बॉल मिशन मुकम्मल हो गया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार हंस पड़ा। ये आप ही का काम है इमरान साहब। बहरहाल आपने वाकई पाकिस्तान के मुफाद के लिए बहुत बड़ा काम किया है, इसीलिए इसके बदले में आपको एक कप चाय पिलवाई जा सकती है। ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे क्या मतलब? चेक की बजाय चाय, ये क्या मतलब हुआ? इमरान ने चौंक कर तशवीश भरे लहजे में कहा। यह सीक्रेट सर्विस का मिशन नहीं था, इसलिए चेक तो नहीं मिल सकता और वैसे भी चेक और चाय एक ही हरफ से शुरू होते हैं, इसीलिए चाय को ही गनीमत समझिए। ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा और उठकर किचन की तरफ बढ़ गया। और चीफ भी इसी हरफ से शुरू होता है, इसीलिए अब यही हो सकता है कि खुद चीफ बनने की कोशिश की जाए। इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा। कोशिश कर लीजिए, फिर आपको खुद दूसरों को चेक देने पड़ेंगे और चाय भी पिलवाना पड़ेगी। ब्लैक ज़ीरो ने मुड़ते हुए कहा और इमरान उसके इस खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा।